सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं, और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, जल्दी से। ओके, रिया, उत्तम, चंदिका, रेनू, प्रभास, सुमित, रहमान, प्रगति, अनमोल, मीना, स्वर्ग की लोक अप्सरा, अच्छा जी, दिव्यांशी, काजल गुप्ता, रेनू, संध्या, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आएँ और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है? और फिर मैं आपको आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी। स्टार्ट कर दें, सब कुछ ओके है? चलिए अब देखिए, यहाँ पर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी या कौन थी? बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और आप सभी ने इसका आंसर भी किया है कि मैम यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा एम फातिमा बीबी। और ये कब बनी थी? 1989 में। ये आपकी 1989 में नियुक्त हुई थी बेटा। और आप कहेंगे कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी है? चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फीमेल, सॉरी, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन बनी है? बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन बनी है? कौन बनी है? लीला सेठ। अच्छा, तो फिर बेटा जी एक चीज और बता दीजिए कि आपकी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बनी है? लीला सेठ वाले बच्चे ये बताएंगे कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बनी है। फिर आपको मैं एक जानकारी यहां पे दे देना चाहूंगी कि आज तक और अभी तक आपके सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है, कोई भी फीमेल सीजीआई नहीं बनी है। तो जब नहीं बनी है तो तुम आंसर कर कैसे सकते हो? आज तक बनी ही नहीं है मैम। अब लीला सेठ वाले सुन लो, लीला सेठ कौन बनी है? तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और वो बनी है लीला सेठ। हो गए थे ना कंफ्यूज? अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी कोई भी महिला। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया? बताना। सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसने कार्य प्रारंभ कब किया था, मतलब उद्घाटन कब हुआ था? और सुप्रीम कोर्ट आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आप कह रहे हो कि मैम भाग 5 में है। हीरालाल जे कानिया, और स्थापना 26 जनवरी 1950 को।
और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को, और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। मुझे इसी बात पे बताइए, आपकी फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर बताइए। फर्स्ट फीमेल पीएम बताइए। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बताइए। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा बताइए। क्या आपने आंसर कर दिया है? कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर। वेरी गुड। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार। आगे अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट फीमेल सीएम बताइए। सीएम कौन बनी थी? फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी थी? करते जाइए आंसर। बहुत बढ़िया मैम, सीएम बनी थी सुचिता कृपलानी जी। और किस राज्य की बनी थी बेटा? तो आप कहोगे कि यूपी की। गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। ये कहाँ की बनी थी? तो ये भी यूपी की गवर्नर बनी थी। इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। और सरोजनी नायडू ही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी आईएनसी की। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट, जैसे ईरानी कप, ये क्रिकेट से संबंधित है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। तो मैम फिर तो एक ही बच गया, रंगास्वामी कप। हमारा ए आंसर हो जाएगा। शुरू कब किया गया था? शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1928 में। इस कप के द्वारा ओलंपिक में खिलाड़ी चुने जाते हैं। ओलंपिक में खिलाड़ी चुने जाते हैं आपके इसी रंगास्वामी कप के द्वारा। ठीक है, और अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से आगे देखिएगा बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहला कप किसने जीता था, बताइए। सबसे पहला कप किसने जीता? आपसे क्वेश्चन है, सबसे पहला कप किसने जीता था? किसी ने आंसर नहीं किया। यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत ने। और संयुक्त प्रांत को आज आप क्या कहते हो? मैम यूपी कहते हैं। इसको आज के समय पे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, यूपी कहते हैं। आगे आइए प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपके जो इसमें हम बात कर सकते हैं अन्य कप कौन से होते हैं जो हॉकी से संबंधित होते हैं। एक होता है आगा खान कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। एक है आपका बीटन कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। बीटन कप ये किससे संबंधित हैं? तो आप कहोगे कि मैम हॉकी से संबंधित हैं, बीटन कप। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं हॉकी के बारे में और बात करूं, हॉकी की गेंद का मानक वजन
हॉकी गेंद का मानक वजन कितना होता है? वेट बताना है आपको हॉकी बॉल का। तो आप कहोगे कि मैम 163 ग्राम से 156 ग्राम तक होता है। ठीक है। हॉकी पिच की सीमा, जो आपकी हॉकी है, इस हॉकी की आपकी एक पिच सीमा होती है जहां हॉकी खेली जाती है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई बेटा जी 55 मीटर। ये आपकी हॉकी पिच की लंबाई और चौड़ाई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, अगर उसके बारे में बात करूं, शेख फिरोजी, अगर आपने एक और बार कमेंट किया ना, कॉपी पेस्ट किया, तो बेटा मुझे मजबूरन आपको टाइम आउट कराना पड़ेगा। प्लीज इतना कॉपी पेस्ट मत किया करो बेटा, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, आगे देखिएगा। यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? कलिंगा स्टेडियम, ओडिशा, भारत। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं बेटा जी। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां पर पड़ता है? ये राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला ओडिशा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम देश का सबसे बड़ा। अगर मैं आपसे बोलूं मोहाली अंतर्राष्ट्रीय, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये कहां पर है? फिर मैं आपसे पूछूं चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम कहां पर है? चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम ये कहां पर है? उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहां है? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, तो मोहाली वाला आपका कहां पड़ेगा? पंजाब में। चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम कहां पर पड़ेगा? तो बच्चा कह रहा है कि हरियाणा। नहीं बेटा, चंडीगढ़ में। और मेजर ध्यानचंद कहां पर होगा? तो मैम दिल्ली में। ये कहां पर है बेटा जी? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी कौन थे? अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो स्थापना 1961 में, और ये एक साहित्य पुरस्कार है। और बिल्कुल आपने आंसर किया होगा जी शंकर कुरूप। जिसने ये आंसर किया है जी शंकर कुरूप, बिल्कुल सही है। स्थापना कब हुई थी? तो मैम 1961 में हुई थी। लेकिन शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। और भाई जब 1965 में शुरुआत हुई थी तो जी शंकर कुरूप को इसी टाइम पर मिला होगा। तो जी शंकर कुरूप को कब मिला? 1965 में। किस भाषा के लिए? मलयालम, मलयालम। और बेटा अगर मैं आपसे यहां पर एक और चीज बात करती हूं कि आपका ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आप कहोगे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये उन सभी भाषाओं में दिया जाता है। आप मुझे बताइए इसमें अंग्रेजी को कब जोड़ा गया था? अंग्रेजी भाषा को कब जोड़ा गया था इसमें अंग्रेजी में? और ये किसको मिला था अंग्रेजी में? अमिताभ घोष जी को। अमिताभ घोष जी को दिया गया था। तो बताइए अंग्रेजी को कब जोड़ा गया था बेटा?
अमिताभ घोष जी को मिला था, अंग्रेजी के लिए मिला था, ये आप ध्यान रखेंगे। और 2018 आप कह सकते हो, 2018। आगे आइए, अगर मैं आपसे बात करती हूं कि फर्स्ट हिंदी में कब मिला था, फर्स्ट हिंदी में 1968 में दिया गया था, लेकिन किसको? तो सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और इंग्लिश ध्यान रखना कि अनुसूचियों के अंदर नहीं आती है, इंग्लिश अलग से है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अच्छा, फर्स्ट फीमेल कौन थी जिनको ये दिया गया था? फर्स्ट फीमेल बताइए जिनको ये दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि फर्स्ट फीमेल कौन थी। और बेटा इन्हें दिया गया था 1976 में बांग्ला भाषा के लिए। और आपने आंसर क्या किया है? आशापूर्ण देवी। क्या दिया है? आशापूर्ण देवी। ठीक है, उसके बाद बेटा जी इन्हें मिला था 1976 में बांग्ला। अगर मैं बात करती हूं आपकी 1982 में जो फर्स्ट फीमेल थी जिन्हें हिंदी के लिए दिया गया था, हिंदी भाषा की फर्स्ट फीमेल, आप बताइए वो कौन थी हिंदी के लिए? महादेवी वर्मा जी। वेरी गुड, महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे आइए, आगे हम बात करते हैं। तो ये आपके यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या है? आप कहोगे कि मैम ये हमारे यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला। ए यहां पर आंसर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। मृदा अपरदन बेटा इसका कारण नहीं है। बाकी भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्र के अंदर भूकंप, ये सब आपका किसके कारण होता है? सुनामी के कारण होता है। ठीक है, और मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य होता है? मृदा अपरदन किसको कहते हैं? तो बेटा मृदा अपरदन में भूमि की ऊपरी सतह, भूमि की ऊपरी सतह, भूमि की ऊपरी सतह का पानी, भूमि की ऊपरी सतह का पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन जल्दी से। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैम आपने ये नहीं बताया कि इंग्लिश को कब जोड़ा गया, आपने ये नहीं बताया कि कब जोड़ा गया। ठीक है, मैंने शायद लिखा नहीं है वहां पे, अभी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के बाद। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बेटा पहले भारतीय बिल्कुल सही है, आप लोग कह रहे हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। और इन्हें कब चुना गया था?
तो इनका चयन हुआ था 1863 में। 1863 में इनका चयन हुआ था। और बेटा जी लिखिएगा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, ठीक है, के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया। एक मिनट वो वाला क्वेश्चन देख लो, उसमें शायद मैंने लिखा नहीं पूरी बात। बच्चा कह रहा है आपने बताया नहीं इंग्लिश कब जोड़ा गया, इंग्लिश कब जोड़ा गया। अच्छा देखो, मैंने बोला कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, एक तो आपकी 22 भाषाएं और प्लस अंग्रेजी, इनमें ये दिया जाता है। अंग्रेजी मैंने आपसे पूछा था कि कब जोड़ा गया, तो आपने बताया था क्या? क्या आपने बताया था मुझे कब जोड़ा गया था? ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अमिताभ घोष जी को 2018 में, लेकिन मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अंग्रेजी को कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो स्टडी मोटिवेशन सही कह रहे हैं कि मैम 2013 में। ठीक है, 2018 में ये अमिताभ घोष जी को मिला था और 2013 में बेटा मैंने रेशमा 2018 अमिताभ घोष को बताया है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि जोड़ा कब गया। 2013 नहीं जोड़ा, सॉरी 2018 में नहीं जोड़ा गया, 2013 में इसको जोड़ा गया। इसलिए मैं थोड़ा शब्दों को सोच समझकर बोलती हूं। और मुझे नहीं पता था कि 2018 अगर मैं अरे तो 2018 मैंने बोला था, मैंने बोला है 2018, लेकिन अमिताभ घोष जी को दिया गया था 2018 में। मैं मना कब कर रही हूं कि 2018 नहीं बोला। मैंने शायद 2018 बोला तो आपको लगा कि मैम ने बोला है 2018 में जोड़ा गया है, शायद इसीलिए उस बच्चे ने कमेंट किया था। चलिए कंफ्यूजन दूर हो गया ना, आगे आइए अगला। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? एक बार बेटा बता दिया करो, पूछ लिया करो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलती हूं और आपको कुछ और समझ में आ जाता है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे आप हसन गंगू कहते हो। मेरे को इतना बताना कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कब, दूसरा बताना किसके समय, और तीसरा बताना कि इसकी राजधानी इसने क्या बनाई थी। चलो अब मैं एक एक करके आंसर दूंगी ताकि अब मेरा सेंस सही जाए। देखो स्थापना कब हुई थी, अभी पहले एक एक करके 1347, ठीक है। किसके समय पर हुई थी, अगला क्वेश्चन, किस शासक के समय हुई थी, ये क्वेश्चन है मेरा। 1336 क्यों बोल रहे हो? मैंने विजयनगर साम्राज्य पूछा ही नहीं है तुमसे। मोहम्मद बिन तुगलक, फिर बोलोगे कि मैम आपने ये बोला था। मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी क्या है इसकी? तो आपको मैंने बताया कि इसकी राजधानी मैंने आपसे पूछी, तो आप क्या कहोगे कि इसकी अपनी राजधानी आप कहोगे गुलबर्ग। और ये बहुत सारे बच्चों ने लिखकर भेजा है कि मैम गुलबर्ग, और दूसरी राजधानी क्या थी, और बीदर। अब बेटा आगे आगे मत भागो, फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है डेट्स में। 1336 का कॉन्सेप्ट क्या है? 1336 का कॉन्सेप्ट है कि इसी समय पर आपके एमबीटी के समय
विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसकी राजधानी आप बताओगे, और यह भी किसके समय हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर राय और बुक्का राय। हरिहर राय और बुक्का राय। और आपका जो राजधानी थी इसकी हम्पी, कहां पड़ती है? कर्नाटक में। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। अब मैं डेट वाला क्वेश्चन स्पेशली ध्यान रखूंगी, ठीक है? अरे बेटा मैंने टाइम आउट नहीं किया है, क्या तरीका है बेटा? मैं टाइम आउट कर ही नहीं सकती, आप कॉपी पेस्ट कर रहे होगे इसलिए टाइम आउट किया गया होगा बेटा। मैं मेरे हाथ में ही नहीं है टाइम आउट करना, आप कॉपी पेस्ट कर रहे होगे। अगर मैं टाइम आउट करूंगी तो कंप्यूटर के पास तो जाऊंगी, या मैं यहीं से कर दूंगी, पेन से ही कर दूंगी टाइम आउट भी आपको, ये बताओ मुझे। और पहली बात तो मैं कर ही नहीं सकती टाइम आउट। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ठीक है भाई, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया ना। अब देखो फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फिर टाइम आउट किया जाएगा, फिर बोलना कि आपने टाइम आउट कर दिया, ठीक है? अब आगे देखिए, यहां पर अगर मैं बात करती हूं, मैं क्या बोल रही थी वो भी भूल जाती हूं। तो स्थापना और मोहम्मद बिन तुगलक के समय और इनकी राजधानी क्या है, ठीक है? तो बेटा आप यहां पे एक चीज और समझ लेंगे कि ये जब आपका बहमनी साम्राज्य, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है और आरपीएफ में भी पूछा गया था कि जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया, बहमनी साम्राज्य का विघटन, तो विघटन के बाद मतलब ये जब खत्म हो गया तो बेटा इसका हो गया विभाजन। तो इसके विभाजन के बाद कौन कौन से आपके जो है जगह बनी इसके विघटन से, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? आरपीएफ में पूछा गया था, ठीक है? तो बेटा देखना यहां पर बहमनी साम्राज्य का विघटन जब हुआ तो ये विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित हुआ, जिसमें से लिखिएगा पहला बना था गोलकुंडा, जब इसका विभाजन हुआ विघटन के बाद। दूसरा लिखिएगा बीजापुर, तीसरा लिखिएगा बीदर, चौथा लिखिएगा बरार, और पांचवा लिखिएगा अहमदनगर। ये क्वेश्चन बेटा आरपीएफ में पूछा गया था कि कौन सा, उसमें 4 ऑप्शन थे और बोल रखा था इनमें से कौन सा नहीं बना था। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया था। आरपीएफ का क्यों बता रही हूं? क्योंकि बेटा वो भी रेलवे का एग्जाम है, ठीक है? आगे आइए अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत किस विद्या की प्रणेता हैं? पंडवानी, लावणी, भारुण या गोंधल, बताइए। आंसर आ गया कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बिल्कुल सही है, पंडवानी से इनका संबंध है। और बेटा ये आप कह सकते हो कि जो पंडवानी है इसकी गीत नाट्य की पहली, इस गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं, पहली महिला कलाकार हैं। और अगर मैं बेटा आपसे ये पूछने लगूं कि इन्हें मिला है पद्म भूषण, तो आपको बता दूं कि इनको मिला था 2003 में, ठीक है? कब मिला था? 2003 में। आगे चल सकते हैं, अगला। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है? वॉल्केनिक प्लेटो, एरोजनल प्लेटो, या इंटरमोनेटेन प्लेटो, या फिर डोम्ड प्लेटो, किसका उदाहरण है? ओके, बी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। आपने बेटा मुझे बी और सी ये 2 आंसर किए हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे क्या पूछा गया है?
तिब्बती पठार का एग्जाम्पल पूछा गया है। आपकी तरफ से फिर से आंसर बी और सी आया बेटा। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अंतर पर्वतीय पठार। सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? वे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं। वे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं, उन्हें कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, बोलीविया पठार, पेरू पठार, और आप भी कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी पठार किससे बनेंगे? तो आप कहोगे ज्वालामुखी उद्गार से। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निक्षेपित लावा के जमाव से, निक्षेपित लावा के जमाव से बनने वाला पठार, बनने वाला पठार। एग्जाम्पल, भारत में दक्कन का पठार, भारत में दक्कन का पठार। और बेटा आप कहेंगे अमेरिका में कोलंबिया स्नेक पठार। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यहां पे एक है अपर्दनीय पठार यानी इरोजनल प्लेटू। तो ऐसे पठारों का निर्माण किससे होगा? पर्वत श्रेणियों के मध्य ग्लेशियर और पर्वत श्रेणियों में अपर्दन क्रिया से। जब आपके जो पर्वत श्रेणियां होती हैं, पर्वत श्रेणियां, इनके अंदर क्या होता है? अपर्दन। तो उससे आपका क्या बनता है? आप कहोगे इरोजनल प्लेटू मैम, तब हमारे बनते हैं। तो ये आपके सारे ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए हैं। आगे आइए अगला क्वेश्चन। 1969 में भारत सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? बेटा सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आरबीआई का कब किया गया था, क्योंकि सबसे पहले आरबीआई का ही हुआ था। उसके बाद 14 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और आरबीआई का कब किया गया था? तो आप कहोगे कि मैम 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या इसके बाद भी कोई राष्ट्रीयकरण हुआ है या 2 ही बार हुए हैं? बताओ जल्दी से, अब आपसे पूछूंगी। बताओ जल्दी। बिल्कुल 1 जनवरी 1949 पूरी डेट है। 1980 में भी हुआ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला है बच्चों ने। तो बता दो बेटा इसी बात पे कि 1980 में कितने बैंक का हुआ है? कितने बैंकों का आपका 1980 में हुआ है? ये भी बता दो जल्दी से। 6 बैंकों का। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आइए। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? बेटा आरबीआई की स्थापना, ये सब मैं कई बार आपको पढ़ा चुकी हूं, है ना। तो बार बार वही चीज पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां पर था, किस कमीशन की सिफारिश पर हुई, सब हम पढ़ चुके हैं। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह सहकारी संघवाद के लिए एक मंच है, पहला ऑप्शन है।
यह भारत के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में काम करता है, सही है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो मैम यहां पर सी गलत है, यहां पर सी वाला इनकरेक्ट है। अब बेटा इसमें से क्वेश्चन बनता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, ये आप बताएंगे अब बाकी क्वेश्चंस के आंसर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, अब उपाध्यक्ष में आप बताएंगे फर्स्ट एंड प्रेजेंट। और वैसे ही बेटा आपके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में फर्स्ट कौन होते हैं, और बेटा जी प्रेजेंट में कौन है, बता सकते हैं सब लोग। तो बिल्कुल सही है कि मैम चेयरमैन पीएम होते हैं। फर्स्ट आपके बिल्कुल सही है कि मैम यहां पर अरविंद पनगड़िया जी इसके फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे। और अगर हम बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं। वर्तमान में सुमन बेरी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसके बाद में बेटा अगर मैं बात करती हूं तो आपका फर्स्ट यहां पे सीईओ सिंधु श्री खुल्लर है मैम। और बेटा वर्तमान में आपके बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम ये है आपके यहां पर वर्तमान में। और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा तो आपको ये बता दूं कि जो नीति आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह पर की गई है। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपके योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसी बात पर बता दो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 1950, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, बिल्कुल सही है। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया था। बेटा अगर मैं इसमें बात करती हूं तो 1915 में, सारी डेट बहुत अच्छी दे रखी है इसमें। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। मैंने 1915 बोला है, कहीं आप ये मत समझ लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 1918 है। और 1918 में खेड़ा के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे फसलें बर्बाद हो चुकी थी, सारी चीज़ें आपकी हो चुकी थी और किसान जो है बड़ी मुसीबत में थे। लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार जो है वो टैक्स कम नहीं कर रही थी, बल्कि उसने और इंक्रीज कर दिया। तो खेड़ा के किसानों की जो समस्या थी वो किस चीज को लेकर थी? टैक्स को लेकर थी। और बेटा जी यहां पर आपके महात्मा गांधी जी गए हैं, और इसमें इनके साथ और कौन थे? तो इसमें इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। ये भी यहां पर इनसे मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, ये भी इनसे यहां पर मिले थे। और इस समस्या का निदान जो दिलवाया उन्होंने, गांधी जी ने, वो दिलवा दिया। मतलब ये सत्याग्रह ये आंदोलन सफल रहा। और बेटा क्योंकि 1918 आया है तो 1918 में ही आप लिखेंगे कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और ये आंदोलन किसको लेकर था? तो आप कहेंगे ये आंदोलन था प्लेग बोनस को लेकर। प्लेग बोनस के लिए यह आंदोलन था। अंग्रेजों ने प्लेग फैलने के कारण मजदूरों से कहा कि अगर आप इस समय पर काम करेंगे तो हम आपको 50% प्लेग बोनस देंगे। बोनस कितना रहेगा? 50% रहेगा। 9th क्वेश्चन देख लो, अभी देख लूंगी बेटा, रुक जाओ, ठीक है।
तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैम जो प्लेग बोनस है वो 50% का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में अंग्रेज क्या कहने लगे कि हम आपको केवल 20% देंगे। लेकिन गांधी जी ने कितने पर समझौता करवाया मैम, 35% पर करवा दिया था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का भी यूज किया था, भूख हड़ताल का प्रयोग यानी डेथ स्ट्राइक का यूज किया था। और बेटा 1919 में क्या शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन। बताइए खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, और इसमें इनका साथ गांधी जी ने दिया था। और 1917 में बच्चे चंपारण आंदोलन था, जो आपका 3/20 भाग पर जबरदस्ती किसानों से नील की खेती होती थी, उसके लिए आपके गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और यह आंदोलन आपका 1919 से 1924 तक चला था, 1919 से 1924 तक। और इसके दो नेता थे, आप कहोगे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, कौन कौन थे बेटा जी, तो आप कहोगे मैं मोहम्मद अली जी और आपके शौकत अली। और इसमें इनका साथ किसने दिया था, गांधी जी ने। आ जाती हूं एक बार 9th नंबर क्वेश्चन पर, देख लेती हूं बेटा क्या दिक्कत है। बताओ बेटा क्या हो गया इसमें। जिस बच्चे ने भी कमेंट किया था, क्वेश्चन पूछा गया है 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 14 का हुआ। आरबीआई का कब हुआ, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जब आरबीआई की स्थापना हुई, उसके बाद में स्थापना 1935 में हुई थी, एक्ट 1934 में आया था। इसमें क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत लग रही है जिस बच्चे ने ये किया था कमेंट। क्योंकि जब आप बोलेंगे बच्चे तभी मैं आपको आगे बता पाऊंगी। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह जो किसानों का एक आंदोलन था, और यहां पर भी क्या किया गया था बारदोली में, तो मैम यहां पर भी जो टैक्स था उसको इंक्रीज किया गया था। और कितना इंक्रीज कर दिया था बेटा, 30% तक, 30% तक इंक्रीज कर दिया था। और यहां के किसानों ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह। और यहां पे नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने। और जब इन्होंने यहां पर बेटा सफल नेतृत्व किया, सफल नेतृत्व किया था, तो फिर इनको दी गई थी सरदार की उपाधि। यहीं से इनको मिली थी सरदार की उपाधि, क्योंकि इन्होंने इस टैक्स को डिक्रीज करा दिया था या रिड्यूस करा दिया था, इसमें कमी करा दी थी। और महिलाएं यहां से खुश हो गई और इनको क्या दे दी, इनकी उपाधि। और ये कब हुआ था, तो बिल्कुल सही है 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जी ये आपके यूपी के सीएम थे, फर्स्ट सीएम आपके यही बने थे यूपी में। थैंक यू गीता। ठीक है, और उपाधि महिलाओं द्वारा बहुत सारी किताबों में गांधी जी के द्वारा लिखी है, वो गलत है, यहां की महिलाओं ने दिया था बेटा। ठीक है, आगे आइए। और वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का लौह पुरुष कहते हैं। और बेटा भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, भारत के एकीकरण में भूमिका, भारत के एकीकरण में भूमिका इनकी थी। यानी इन्होंने क्या किया था, देसी रियासतों को मर्ज किया था, देसी रियासतों का विलय भारत में किया था। और इनका सबसे ज्यादा प्रयास था भारत के एकीकरण में, यह आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब भारत की स्वतंत्रता के बाद और क्या हुआ, यह आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, यानी प्रथम गृह मंत्री थे। और यही आपके फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यही थे बेटा, बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे। आगे आइए अगला क्वेश्चन। 1947, बताइए पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी से, आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही है। माउंटबेटन 1947 से
1948 तक था। माउंटबेटन ही बेटा आपका बात करूं तो क्या लेकर आया था, बाल्कन प्लान, जिसे आप कहते हो 3 जून प्लान। और ये किससे रिलेटेड प्लान था, भारत पाकिस्तान का विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन का प्लान था। और इस प्लान को बाल्कन प्लान या 3 जून प्लान के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्लान 3 जून 1947 को माउंटबेटन लेकर आए थे। और बेटा माउंटबेटन की अगर मैं बात करती हूं तो इस माउंटबेटन के समय ही आपका भारत आजाद हुआ था। और ये कौन था, तो स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय यही था, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का वायसराय भी यही था, स्वतंत्र भारत का वायसराय, इसको आप कह सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम वायसराय लेकिन भारतीय, भारतीय वायसराय कौन था, जो फर्स्ट भी था और लास्ट भी, बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी ये थे आपके, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं लिनलिथ को, इसके समय पर क्रिप्स मिशन आया था, इसके समय पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इरविन के समय गांधी इरविन समझौता हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कौन सा वाला, फर्स्ट और सेकंड में इसने गांधी जी को जाने के लिए कन्विंस किया था, ठीक है। सेकंड वाले में कन्विंस किया था गांधी जी को। और बिल्कुल सही है, बच्चा कह रहा है कि मैम यही आपका अगस्त प्रस्ताव भी लाया था, बिल्कुल लिनलिथ को लाया था 1940 में, और ये दोनों बातें 1942 की। आगे आइए नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष शुरू किए थे, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा 8 अगस्त 1940 पूरी डेट है आपके अगस्त प्रस्ताव की। आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1954, बिल्कुल सही है। 1954 में दोनों पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। पहले मैं बात करती हूं भारत रत्न की। बेटा भारत रत्न क्या है आपका, प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह आपका कब दिया जाता है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी द्वारा पीएम की सिफारिश पर, पीएम इसको रिकमेंडेट करते हैं और फिर यहां पर आपके राष्ट्रपति जी इस अवार्ड को देते हैं। तो देने का काम राष्ट्रपति जी, लेकिन पीएम की रिकमेंडेशन पर किया जाता है। बेटा जो भारत रत्न है इसको आपकी जनता पार्टी ने बताइए कब बंद किया था, जनता पार्टी द्वारा बंद किया गया था और इसे कांग्रेस पार्टी ने दोबारा शुरू किया था। तो बताओ बेटा जी कब बंद किया गया था, 74, 78, 76 ये सारे आपके आंसर आए हैं, तो 77 लिख लो। और शुरू हो गया था दोबारा 1980 में आपका भारत रत्न। तो दोबारा कब शुरू हुआ, 1980 में। अब 1954 में जो आपका भारत रत्न है, 1954 में ये किसे किसे दिया गया था, तो पहला मैम 1954 में डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी को, जो आपके देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, राधा कृष्णन जी, इनको दिया गया था। उसके बाद में सीवी रमन जी, इन्हें भी 1954 में,
सी राजगोपालाचारी जी। ये आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों को 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब बेटा ये दिया गया था। ठीक है, तब बेटा ये आपका दिया गया था, तो किस किस को दिया गया था लिख लीजिएगा। उसके बाद में बेटा इसमें एक प्रावधान किया गया, और प्रावधान ये था कि 1955 में मरणोपरांत की बात की गई कि मरने के बाद दिया जाएगा। बताइए मरणोपरांत फर्स्ट किसे दिया गया था और कब? मरणोपरांत फर्स्ट किसे दिया गया था और कब? बहुत बढ़िया श्रीकांत, बिल्कुल सही है। 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, आगे आइए। मैं बेसिक बातें आपसे कर रही हूं, बाकी करंट अफेयर्स सर वाले करंट बताएंगे आपको। करंट अफेयर्स वाले सर की कौन कौन से इस बार मिले हैं। करंट अफेयर्स की सीरियल क्लास चल रही हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं पद्म विभूषण, तो आपको शुरुआत तो पता ही चल गई है, और ये आपका सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप कहोगे पद्म विभूषण। और ये कौन देता है? तो इसे भी राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, इसे भी राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। आप मुझे बताइए 2025 में कितने लोगों को दिया गया है? 2025 में कितने लोगों को दिया गया है? बच्चे कह रहे हैं 5, कुछ कह रहे हैं 7। चलो अब मैं बता देती हूं कितनों को मिला है। तो पद्म विभूषण 7 को मिला है। 7 वाले बच्चे सही हैं। और पद्म भूषण ये कितनों को मिला है? 19 को। और पद्म श्री कितने को मिला है? 113 को। तो 2025 में टोटल कितने मिले हैं? 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट, पेरिस में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? पेरिस में स्थित क्या लिखा है? एजुकेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं IIEP। तो ये किस संगठन का अंग है? वेरी गुड, यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल एंड सोशली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एजुकेशनल यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल एंड सोशली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड सोशली, हाँ जी। आगे आइए नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं आपसे कि बताओ यूनेस्को की स्थापना, और मुझे बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर। अब यहां पे एक IIEP भी तो दे रखा है मैम, तो IIEP के बारे में भी बात करेंगे। पहले मुझे इसकी स्थापना बताइए। बहुत बढ़िया, कब हुई थी यूनेस्को की स्थापना? मुझे जल्दी से बताइए, पूरी डेट बताइए, केवल 1945 नहीं। यूनेस्को की स्थापना की पूरी डेट आप लोग मुझे बताइए। क्या होगी? 16 नवंबर 1945। और हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है।
स्थापना कहाँ हुई थी? क्या पेरिस में हुई थी? स्थापना हुई थी लंदन यूके में। अब आ जाओ IIEP, ये जो आपका दे रखा है इसमें, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1963 में पेरिस। ठीक है। यूनेस्को की साइट में वैसे आपको कई बार बता चुकी हूं कि टोटल 43 यूनेस्को की इन प्रेजेंट इंडिया में साइट्स हैं और 43 नंबर वाली मोइदम है। इसकी लिस्टिंग भी मैं दे चुकी हूं, तो जो हम पढ़ चुके हैं उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, आप केवल रिवीजन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा सॉरी बेटा सॉरी, यहां पे एक मिनट, सही बोल रहा है बच्चा, ये साइंटिफिक होगा, इसको ठीक कर लेना बेटा। सोशलिनी साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक कर दीजिएगा उसको प्लीज, करेक्शन कर लीजिएगा, साइंटिफिक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैम डी यानी NH7, नहीं बेटा NH15 राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। साइंटिफिक लिख दीजिएगा, सॉरी गलती हो गई, मैंने सोशली लिख दिया था, आई एम रियली सॉरी। आइए आगे अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ये आप बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कब बना, कब स्वीकार हुआ, हस्ताक्षर कब हुए, कितने लोगों ने किए, प्रकाशन यानी पब्लिश कहां से हुआ, इस पर चित्रकारी किसने की थी, शुद्ध हिंदी में किसने लिखा, इटैलिक में किसने लिखा, खर्चा कितना हुआ था, कुल समय कितना लगा था? तो बेटा 1950 में लागू हुआ था। डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950। क्या सेलिब्रेट करते हो 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस। तो आपने ये तो बता दिया था कब लागू हुआ, कब बना? 26 नवंबर 1949। क्या कहते हैं इस दिन को? विधि या संविधान दिवस? विधि या संविधान दिवस। स्वीकार 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को। कितने लोगों ने? 284। अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सिग्नेचर किसका था? फर्स्ट सिग्नेचर जो ऑफिशियल माना गया वो किसका था? प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया मैम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रकाशन देहरादून से। चित्रकारी या डिजाइनिंग की थी नंदलाल बोस जी ने। शुद्ध हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। ठीक है। और बेटा इटैलिक में इसको लिखने वाले थे आपके प्रेम बिहारी जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। आप पूरा नाम लिख दीजिएगा। 6396,729 रुपीज, लगभग 64 लाख। समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये इसका समय था पूरा होने का। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
जैसे संविधान निर्माण के लिए कितने अधिवेशन हुए थे, संविधान निर्माण में कितने वाचन हुए थे, संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठक हुई थी, टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, अंतिम बैठक कब हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बच्चा कह रहा है कि नेहरू जी ने फर्स्ट सिग्नेचर किए थे, लेकिन नेहरू जी ने गलती से किए थे, उनके सिग्नेचर्स को माना नहीं गया था, क्योंकि ऑफिशियल सिग्नेचर उन्हीं का होना था। निम्नलिखित में से कौन सा रोम का गुण नहीं है, रीड ओनली मेमोरी, कौन सा रोम का गुण नहीं है। ओके, बी, यहां आंसर आ रहा है डी और यहां आंसर आ रहा है बी, और कुछ बच्चों ने कहा है सी। तो इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये गलत है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है, कंप्यूटर बंद होने पर जानकारी नहीं खोती है, और आपका यह स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करता है। अब देखो, अगर मैं बात करती हूं रोम, रीड ओनली मेमोरी, अब इसके बारे में सुनिए, ये क्या है। एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है, इसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें संग्रहित डाटा मतलब जो आप कलेक्ट करते हो अपने डाटा को, ना तो नष्ट होता है, ना इसे बदला जा सकता है, ना इसे बदला जा सकता है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र और आंशिक रूप से एक या अधिक से राज्यों द्वारा धारण किया जाता है। तो जो बच्चा कह रहा है 70% गलत, क्योंकि अगर आपको शेयर होल्डर बनना है तो आपको क्या करना है, 51% लेना है। 51% वाले बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं बेटा, लौंग नहीं होगा, इलायची नहीं होगा, हल्दी होगा। हल्दी क्या है, ये एक पुष्पीय पौधा है और ये किस फैमिली का है, जिंजर फैमिली में आता है। भाई अदरक की तरह ही आप देखना, जो कच्ची वाली हल्दी होती है वो अदरक की तरह ही दिखती है आपको, ठीक है। तो आपका जिंजर फैमिली से होता है। इसकी अगर हम बात करें तो वास्तविक नाम करकुमा लोंगा, करकुमा लोंगा इसका रियल नाम है। भारतीय मूल के अमेरिकी शोधकर्ता
सुमन के दास सुमन के दास और पी कोहली को 1955 में हल्दी से, डेट क्या थी बेटा जी? 1955 में हल्दी से, इधर ही लिखती हूं, इधर तो जगह है नहीं, अब हल्दी से दवा बनाने का पेटेंट मिला था। लेकिन यहां पर क्या हो गया, इसे भारत सरकार ने क्या किया, यूएसए को चुनौती दे दी और इस पेटेंट को कैंसिल करवा दिया। मिल गया था, लेकिन आपको बता दूं, नहीं बेटा आरती सैनी जी नहीं, हाँ विको टर्मरिक लगा लो तुम जब तक, है ना, विको टर्मरिक लगाकर तुम गोरे होने वाले हो अब। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें उसके गाने याद हैं, तुम्हें उसके जोक याद हैं, सारी क्रीम जो लड़कियां लगाती हैं सब लड़कों को पता है। इसका मतलब लड़के भी क्रीम लगाते हैं, अब तुम्हें ये मान सकती हो, है ना, विको टर्मरिक, इसीलिए तुम्हें याद आ रहा है। आगे आ जाओ, अब यहां पर पूरी क्लास में मस्ती चढ़ी रहती है तुम्हें, मैं पढ़ाती रहती हूं, आपस में बात करते रहोगे कि ये वाली टर्मरिक लगा लो, वो वाली टर्मरिक लगा लो, पर पढ़ मत लेना बिल्कुल भी। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो आप यहां पे मुझे आंसर कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैम ये, बिल्कुल सही है, मनोरा फोर्ट, और ये आपका किस जिले में है? तंजावुर जिले में है। तंजावुर जिला जो आपका कहां पड़ता है? तमिलनाडु में ही पड़ता है। अब आइए आमेर का, जो आपका आमेर का किला है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका मनोरा का किला है ये द्रविड़ शैली में है। आमेर का किला आमेर में है, जैसलमेर का जैसलमेर में है, सिकंदरा का किला यूपी सिकंदरा में ही है, और सिकंदरा कहां पर पड़ता है? यूपी में आगरा में पड़ता है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। या आप कह सकते हो कि ये आगरा में, और ऐसे भी लिख सकते हो कि आगरा में ये अकबर का मकबरा भी इसको कह सकते हो। टॉम्ब ऑफ अकबर सिकंदरा में ही पड़ता है। आगरा में आपका अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में ही है। ठीक है, आगे आइए। आगरा गलत लिख दिया मैम, चलो चेक कर लेती हूं एक बार, लिख गया होगा गलती से। अच्छा यहां पे आगर आगर हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। हीरा कैसा अपरूप है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय अपरूप, पहला पॉइंट, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स जो होता है वो क्या होता है? तो किम्बरलाइट पत्थर। किम्बरलाइट पत्थर इसका नेचुरल सोर्स होता है। लिखिएगा, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है।
पारदर्शक एवं कैसा होता है, रंगहीन। और प्यारे बच्चे, हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में, हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, बताइए। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, बताइए जल्दी से। 3.52। 3.52 इसका आपेक्षिक घनत्व होता है। विद्युत और ताप का कुचालक होता है, विद्युत और ताप का कुचालक। और अगर मैं एक और बात बोलूं तो मुझे बताओ, हीरा किस कारण चमकता है, किस कारण चमकता है, बताइए। ऐसा क्या होता है कि हीरा चमकता है? पूर्ण परावर्तन के कारण, बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मैम ये चमकता है, लिख दीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय मतलब बाइकैमरल सिस्टम, जहां पर 2 सदन होते हैं। बिल्कुल सही है मैम, 6 में है। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसका बताइएगा कि विधान परिषद का सृजन एवं अंत किस आर्टिकल में है और कौन करता है। और बताना विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। और बताना कि विधान परिषद में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं और मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं। चलो, मुझे लगता है आप सभी आंसर जानते होंगे इनका। बिल्कुल, सृजन और अंत होता है आर्टिकल 169 में, और ये करती है आपकी संसद साधारण बहुमत से। लेकिन संसद अपनी मर्जी से नहीं करती। जब संसद को कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको इस राज्य में विधान परिषद गठित करनी है या इस राज्य में खत्म करनी है, और ऐसा करने के लिए संसद को कहती है उस राज्य की विधानसभा। ठीक है, अब यहां पे गठन आर्टिकल 171 में, जिसके तहत विधान परिषद में मैक्सिमम मेंबर कुल विधानसभा का 1/3, 1/3, और जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो होते हैं बेटा 40। और सबसे बड़ी विधान परिषद किसकी है? सबसे बड़ी विधान परिषद है बेटा जी यूपी की, जिसमें 100 सीटें हैं। और सब लिख रहे हैं 550, 543, 60, ये सब मतलब विधानसभा और विधान परिषद में आपके लिए कोई अंतर ही नहीं है। दोनों को एक समझ के बैठे हुए हो और सब वही आंसर कर रहे हैं लगातार। ठीक है, आगे आ जाओ। मतलब रेल बन जाती है अगर एक आंसर किसी ने दे दिया, भले ही उसने गलत दिया है, लेकिन हम तो वही करेंगे जो उसने किया है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया है, बताइए। और बेटा इंडिया गेट की जो नींव रखी गई थी, ये कब रखी गई थी और निर्माण कार्य पूरा कब हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है।
और इसको डिजाइन करने वाला है एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन को भी इसने ही डिजाइन किया था। अब नींव कब रखी गई थी? 10 फरवरी 1921 को। और निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, निर्माण कार्य पूरा कब हुआ? 1931 में। ये क्यों बना? तो उन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने उन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ठीक है, जिन्होंने अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचा और देश के लिए कुर्बान कर दिया। पहले नाम क्या था इसका? चलो बताओ, यह आपका क्वेश्चन है। इसका पुराना नाम क्या था? इंडिया गेट का, यह आप बताएंगे। उद्घाटन किसने किया था इसका? इनॉग्रेशन इरविन ने। अब जल्दी से मुझे बता दो क्या नाम था? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ये इसका पुराना नाम था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बेटा, निर्माण प्रारंभ वो करवाया था ऐबक ने। और इसने क्या रखी थी? एक तरीके से केवल नींव रखी थी। और इसका निर्माण कार्य यहां पर, क्योंकि बी फिरोज शाह तुगलक है, इसमें इल्तुतमिश अगर ऑप्शन में होता तो इल्तुतमिश आप आंसर करते, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने रिनोवेट करवाया था। लेकिन इसमें आपका इल्तुतमिश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? फिरोज शाह तुगलक। नींव इसने रखी, निर्माण प्रारंभ इसने करवाया, निर्माण कार्य पूरा ये करवाया था बेटा जी इल्तुतमिश ने। कितनी मंजिल बनवाई थी? 4 मंजिल। अब एफएसटी के समय क्या हुआ? बिजली गिरने से चौथी मंजिल नष्ट। चौथी मंजिल नष्ट हो गई। नष्ट हो गई तो इसको इसने रिनोवेट करवाया। रिनोवेट करवाया और एक 5वीं मंजिल बनवाई। तो ये आपका यहां पे पूरा कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, पूरा इसने ही किया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे? फिरोज शाह तुगलक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी को किस वर्ष सीएफसी उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? बताइए जल्दी से। सही है, 1987। अब ये जो यूएनईपी है, इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर मैं बता देती हूं, केन्या नैरोबी में है। अब इसी बात पे मुझे बता दो स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया, 5 जून 1972 में। नेक्स्ट, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1 मिनट साइड हो जाती हूं मैं।
11, 12, 9, 10, 2016, 17, 15, 16। बेटा इसका आंसर होगा 2009-10 बी। ठीक है, और ये किसने शुरू किया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत सरकार की योजना। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका मतलब ये भारत सरकार की एक योजना है। और बेटा इसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य बीच में आप रखोगे सेंटर में बालक। तो जो आपका बालक है, इस बालक के लिए संरक्षण, सेवाएं और सुधार करना, इसको संरक्षण, सेवाएं देना और सुधार करना। ठीक है, और क्या करना बालक के लिए? बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना। बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना। ये भी यही इसी योजना के अंदर रखा गया था। और क्या कर सकते हैं हम? और कर सकते हैं बाल संरक्षण के लिए जवाबदेही लागू करना। यहां लिख देती हूं, बाल संरक्षण के लिए जवाबदेही लागू करना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना। सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला, जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? जो हरियाणा में नहीं है बेटा वो बताना है आपको, क्योंकि वो बिहार एवं यूपी की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। और बेटा ये आपकी कौन सी है? तो मैम गंडक है। आंसर होगा ए। यूपी एवं बिहार की आपकी क्या है? संयुक्त नदी घाटी परियोजना। अब बेटा जो गंडक नदी है ये किसकी सहायक है? सहायक होती है गंगा की। सहायक होती है बेटा जी गंगा की। इस परियोजना से नेपाल भी लाभान्वित होता है। आगे आइए अगला, पहल योजना किससे संबंधित है बेटा? और आपकी जब ये शुरू हुई थी तो शुरू हुई थी 1 जून 2013 से, लेकिन इसमें फिर कुछ सुधार किए गए। ठीक है, इस योजना को संशोधित किया गया और संशोधित करके पुनः शुरू की गई, यानी रीस्टार्ट की गई। और रीस्टार्ट कब हुई? 15 नवंबर 2014 को। और ये किससे संबंधित थी? तो जो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर आता है उस पे आपको जो सब्सिडी मिलती है वो डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में जाए, ये उससे रिलेटेड थी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? बेटा झेलम और चेनाब नदियों के बीच में आपका पड़ता था पंजाब।
और यहां का राजा था पोरस, और इसके साथ क्या हुआ था? युद्ध। कब हुआ था? 325 बीसी, नहीं सॉरी 326 बीसी। 326 बीसी में इस युद्ध को कहते हैं हाइडेस्पिज का, हाइडेस्पिज या झेलम या वितस्तता का युद्ध इसको कहा जाता है। और राजा पोरस के साथ किसका? सिकंदर का। और सिकंदर की क्या हो गई थी बेटा? जीत। लेकिन इसने भारत में घुसने के लिए सिंधु नदी को पार किया था। सिकंदर यहां पे राजा पोरस से जीत गया था और राजा पोरस को ले गया अपने साथ और इसको बोला बताओ तुम्हारे साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो इसने बोला जैसे कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर खुश हो गया, बोला अरे वाह क्या बात बोली है। ठीक है, तो यहां पे जो बात बोली गई बेटा, इसमें बोला गया भैया क्या बात बोली है तुमने, तो ये खुश हो गया और वापस इसको सारा साम्राज्य दे दिया। ठीक है, तो ये आपको यहां ध्यान रखना है। सिकंदर आपका एक यूनानी शासक था और ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। कल की क्लास के क्वेश्चन बेटा जो आपके रहेंगे वो आपके 2 सब्जेक्ट से मैं सोच रही हूं रख दूं कल, एक हिस्ट्री और पॉलिटी। 30 क्वेश्चन जिसमें से 15 पॉलिटी 15 हिस्ट्री। बताओ तैयार हो? क्या ऐसा कर दूं या मिक्स ही रखूं? बताओ जल्दी से, जल्दी बोल दो क्योंकि अगली क्लास है मेरी। कर दूं ऐसा? जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, कर दो। चलो देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।